ओके, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि होगी अमेरिका में जॉब्स और रहन सहन किस तरह का है। और मतलब काफ़ी लोग इंडिया में बोलते हैं कि अमेरिका में तो रहन सहन बहुत अलग है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, अमेरिकन्स जो है हमेशा बोलते रहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किसी भी देश में इक्वल हो सकती है। और जब आप अ, किसी भी देश में तो नहीं, खैर इंडिया और अमेरिका को अगर कंपेयर करें तो इंडिया में स्लाइटली क्वालिटी लाइफ बेटर है। और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि अमेरिका को उन्होंने टीवी में देखा हुआ है और रहे भी हुए हैं और कुछ महीने रहे भी हुए हैं। तो उन्होंने देखा हुआ है कि अमेरिका कैसा दिखता है और कब कैसा है अमेरिका। तो उन्होंने जिस तरह का अमेरिका देखा है, उनको पता है अमेरिका ऐसा है। हाँ, चमकदार एकदम। और काफ़ी जब मैं इंडिया में मिला भी था, वो भी अमेरिका आए थे और उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा नहीं है, इंडिया में बेटर है। और काफ़ी लोगों से मेरे आर्ग्यूमेंट भी हुए थे ऑनलाइन फेसबुक वगैरह में, जब मैं बोलता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में बेटर है। तो उनको हैरानी होती है और वो मतलब बहस पे उतराते हैं कि अरे इंडिया में तो करप्शन है, अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसा है ही नहीं है। एक बंदा जो था वो 6 महीने के लिए या फिर 5 महीने के लिए यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था। तो जब उसने देखा अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्डिंग्स, खाना वाना, तो उसके होश उड़ गए। वो मुझे बोलने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका में तो ये सब चीज़ें हैं, देखो सब कुछ साफ़ सुथरा, गाड़ी वाड़ी सब कुछ, सबके पास घर वगैरह सब कुछ है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। तो उसको लग रहा था कि मेरे मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है। तो खैर हर अब किसी के अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन रियलिटी जो है, अ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैंने ये देखा है कि वो गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, गलत चीज़ों के ऊपर पीछे अपने एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं। और जब उन वो अपने एफ़र्ट्स काफ़ी डाल चुके होते हैं सालों तक, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो गलत चीज़ में एफ़र्ट्स डाल रहे थे। उसके बाद वो राइट चीज़ में एफ़र्ट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अमेरिका में अब जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, ये सब कुछ है, ठीक है, और गाड़ी भी है, साफ़ सफाई भी है। ये का अगर आप एम्बियंस मॉल में हो, या फिर आप ताजमहल के अंदर हो, या फिर एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, या फिर मुंबई में कोई भी मॉल हो, अगर आप इन जगहों में हो, क्या ये चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये चीज़ आपको बिलोंग करती है? ये चीज़ आपको बिलोंग नहीं करती, राइट। एम्बियंस मॉल आपको बिलोंग नहीं करता। आप एम्बियंस मॉल में घूम सकते हो, इसी तरह से आप न्यूयॉर्क में घूम सकते हो, ये लेकिन आपको बिलोंग नहीं करता। और क्या आप रोज़ सुबह उठ के ये घूम देखने निकलोगे, अरे वाह बिल्डिंग है बाहर बहुत बढ़िया, राइट। या हर सुबह आप बाहर देखने ही निकलोगे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है बहुत मज़ेदार। या हर शाम को आप ये देखने निकलोगे कि बिल्डिंगें बहुत बढ़िया हैं, स्काई स्क्रेपर्स बहुत बढ़िया हैं। ये कब तक देख लोगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद क्या होगा? तो फैक्ट ये है कि लाइफ हमेशा एक टाइम के बाद में स्टेबल हो जाती है, और जब लाइफ स्टेबल हो जाती है तो रियल रियल चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। तो रियलिटी तब सामने आती है जब ये सब चीज़ें धूमिल हो जाती हैं, इन चीज़ों का जो नशा उतर चुका होता है, तो रियलिटी सामने आती है। और रियलिटी में जो है, कंपेयर करो लाइफ को, तो लाइफ हर जगह इक्वल है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, ब्राज़ील हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, अरब, हर जगह लाइफ बराबर है। अगर ऐसा होता कि अमेरिका में लाइफ ज़्यादा बढ़िया होती, या फिर कनाडा में लाइफ बढ़िया होती, या ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बढ़िया होती, तो पूरी दुनिया के लोग भाग के इन देशों में आ रहे होते। तो ऐसा रियलिटी नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये इन देशों को छोड़ के भी जाते हैं दूसरी जगह में, ठीक है। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं और जिनको मैं जानता भी हूँ, जो अमेरिका में, जो अमेरिकन सिटीज़न हैं, अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं,
वो वापस गए इंडिया में, ठीक है, मैं वापस गया हूँ इंडिया में। और ब्राज़ील बहुत ही करप्ट कंट्री है, वहाँ के लोग यहाँ पर थे और जो वापस गए हैं, ठीक है। और कनाडा से लोग, उनको नागरिकता मिल भी चुकी होती है, वापस चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता मिल चुकी होती है लेकिन वो वापस इंडिया चले जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ऐसे हैं जो मतलब लोग इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। मैं जब कनाडा में था, एक लड़की से मिला था, वो काम कर रही थी वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर सॉरी, नायग्रा फॉल्स में, वो वहाँ पर काम कर रही थी। तो जब मैंने उससे बात की तो उसके आंसू निकल आए थे उसने बोला कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मेरे तो दादा दादी ने मुझे बोला तेरा करियर जो है सिर्फ कनाडा में ही है, इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ मेरा कैसे करियर है। तो ये पीयर प्रेशर एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जाते हैं। और पीयर प्रेशर जो है वो चाहे फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड्स से हो, चाहे वो हो रिलेटिव से हो, चाहे वो पीयर प्रेशर कंपटीशन वाला ही क्यों ना हो कि दूसरे लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मुझे खुद से अंदर से क्या करना है, ठीक है। अमेरिका जो है, अमेरिका में इतना जो इनोवेशन वगैरह जो लोग बोलते हैं, इनोवेशन वगैरह, ये हर कंट्री में पॉसिबल है, ये हर कंट्री में पॉसिबल है। लेकिन मार्केटिंग अमेरिका की जो है, एक टाइम में अमेरिका ने मार्केटिंग खुद से की थी, मार्केटिंग में पैसा लगाया था, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद से मार्केटिंग कर रहे होते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका कुछ नहीं है, सिर्फ एक मार्केटिंग है। जिस तरह से आपको कोका कोला का मार्केटिंग करके आप कोका कोला पीते हो, कोका कोला आपको लगता है अच्छा ब्रांड है, या फिर आपको लगता है कि स्टारबक्स बढ़िया ब्रांड है बरिस्ता से, या फिर काफ़ी लोगों को लगता है कि मैकडोनल्ड्स बढ़िया है उससे जो 10 रुपये का अंडे का सैंडविच मिलता है वहाँ पर इंडिया में, या आपको लगता है कि जो बर्गर किंग बढ़िया है डोसे से क्योंकि वो विदेशी है, क्योंकि इसमें आपको एक अमेरिकन फील आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। इस रियलिटी जो है, अगर आप ये मार्केटिंग का अपने आंखों से पर्दा हटा लो तो आपको असलियत सामने आ जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में मार्केटिंग घूम रही होती है। तो ये पहली चीज़। अब मैं धीरे धीरे मिथ्स दूर करूँगा इसमें, मिथ्स कि अमेरिका और इंडिया में क्या रियलिटी है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अमेरिका में जाने के बाद वो अमीर हो जाएंगे और उनके पास बहुत पैसा होगा, उनके पास ऐसे घर होंगे, अमेरिकन घर, राइट, ये घर होंगे उनके पास ऐसे, तो और उनके पास जॉब्स होगी बहुत बढ़िया बढ़िया, उन्होंने मूवी देख रखी होती है अमेरिकन पाए, तो उनकी लाइफ ऐसी ही हो रखी होगी जहाँ पर आपके पास खूब आपकी लाइफ ऐसी होगी, लड़कियाँ वगैरह, लड़के वगैरह, ठीक है। और क्या पैसा हो गया आपके पास खूब। तो सबको ये लग रहा होता है कि मतलब डॉलर्स होंगे, और उनके दिमाग में, खैर सबके दिमाग में नहीं होता लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होता है कि और लोग डॉलर में कमाते हैं, डॉलर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि डॉलर आप इंडिया में नहीं ला सकते, राइट। जो डॉलर आप यूएस में कमा रहे हो वो यूएस में ही खर्च होंगे, इंडिया में खर्च नहीं होंगे। एक क्यों अमेरिका का $100 इंडिया में इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो खैर मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो मैं मिथ्स बस्ट करूंगा कुछ, और कुछ रियलिटी आपके सामने लाऊंगा। तो सबसे पहले जॉब की जो मिथ है वो मैं सबके सामने रख दूं ज़रा। तो सबको लगता है कि अमेरिका में जॉब्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, अबंडेंस है जॉब का, ठीक है, अबंडेंट जॉब्स हैं, ये एक मिथ है। हाँ, अमेरिका में जॉब्स हैं, लेकिन इंडिया में भी उतनी ही जॉब्स हैं, ठीक है। अमेरिका में जितनी जॉब्स हैं इंडिया में भी उतनी जॉब्स हैं, जितनी जॉब्स अमेरिका में हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है।
अब फ़र्क सिर्फ इतना है, अमेरिकन जॉब्स जो हैं उतना, अब लोगों को लगता है अमेरिकन जॉब्स 1-1 करोड़ रुपया पे करती हैं, यानी कि बहुत सारे डॉलर्स पे करती हैं। तो डिफरेंस, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बुला रहा हूँ जो जिन्होंने बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की है, और करीबी हाई फाई यूनिवर्सिटी से, जैसे कि MIT या फिर कैलटेक या फिर IIT या फिर क्या हो गया, जो भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन लोगों ने आईवी लीग से पढ़ाई कर रखी है, आईवी लीग स्कूल से, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो दुनिया के किसी भी कोने में, उनका माइंडसेट ही अलग है, ठीक है। जिन लोगों ने IIT से पढ़ाई कर रखी है उनका माइंडसेट ही अलग है, उनको उनका माइंडसेट अलग है, उनका माइंडसेट ही बिल्कुल सक्सेस वाला है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है बहुत अर्ली स्टेज में कि उनका माइंड उनके लिए वीडियो ज़रूरी नहीं है, उनको पता है उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और उनको पता है हकीकत, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है। जो वो दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी क्या है, उनकी लाइफ में एक पर्पज़ है। उनकी लाइफ का पर्पज़ ये नहीं है कि कोई देश या फिर अपॉर्चुनिटी ठीक है। तो सबसे पहले मैं जॉब्स का बता देता हूँ, जॉब्स कितना पे करती है। जॉब्स रत्ती बिल्कुल कुछ पे नहीं करती। हकीकत ये है, एक एवरेज अमेरिकन जो है उसकी एवरेज मीडियन हाउस होल्ड इनकम में निकाल देता हूँ, मीडियन अमेरिकन हाउस होल्ड इनकम, ओके, या फिर एवरेज हाउस होल्ड अमेरिकन इनकम $61,000 937, ठीक है, कैलकुलेटर। तो ये एवरेज मैं बता रहा हूँ जो लोग काम करते हैं, और ये हाउस होल्ड है, ये ध्यान रखना है, हाउस होल्ड है। ये हाउस होल्ड का मतलब ये एक बंदे की अकेली इनकम नहीं है, पूरे घर की इनकम है। 61,937, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 76 से, उन लोगों के लिए जिनको लगता है डॉलर और रुपये में उनको बहुत खुशी मिलती है डॉलर रुपये का कन्वर्जन रेट देखकर। तो ये हो गया 47 लाख रुपए का 2.5 सैकड़ा 10 लाख 47,07,212 रुपये, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, अरे यार इतने में तो मैं घर ले लूँगा, लेकिन इंडिया में ये कर लूँगा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा 47 लाख रुपए ऑब्वियसली। लेकिन आप इंडिया में नहीं हो, आप अमेरिका में हो, ठीक है। 61,937 जो डॉलर्स हैं, ये हाउस होल्ड इनकम है। हाउस होल्ड का मतलब है एक हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो यानी कि, और हाउस होल्ड में हो सकता है कभी कभी 3 मेंबर्स भी होते हैं। तो 61,937 का हाफ लगा लो आप, एक बंदे की इनकम लगभग $30,000 है, ठीक है। $30,000 इनकम, तो 61 तो, और अगर आपको इसमें विश्वास नहीं आ रहा तो मैं इसको जॉब से भी दिखाता हूँ। या फिर न्यूयॉर्क की सबके दिमाग में आता है ना, तो जॉब सर्च करते हैं। बाय द वे ये न्यूयॉर्क की जॉब्स हैं, और ये न्यूयॉर्क में ये जो मनी है ये कुछ भी नहीं है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये जो मनी है ये कुछ भी नहीं है, ये टुच्ची मनी है न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहाँ पर जो है अब बहुत वो है महंगाई। तो मैं कोई ऐसी जगह में एलबामा में देखता हूँ, ठीक है, जॉब्स जो ठीक ठाक, जहाँ घर मतलब जो ठीक ठाक सिटीज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा महंगाई नहीं है, रहा जा सकता है। ये देखो, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, $8 घंटे के, ठीक है। ये फेक जॉब है। सिटी कैरियर असिस्टेंट, ये पोस्ट ऑफिस की जॉब है, $17 घंटे के, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब है। और क्या है, मार्केटिंग, ये बकवास है, ठीक है। इसमें कुछ होगी $15 घंटे की, $11 घंटे, ठीक है, $11 $12 घंटे के। चलो, ये मिनिमम वेज जो है 7 पॉइंट कुछ है, और असलियत में $8 कुछ मिलते हैं।
ये देखो पुलिस ऑफिसर की जॉब, उसके कितने मिल रहे हैं, 32,000 से 51,000 तक। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एस्टिमेटर 24 से 30 घंटे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ठीक है, $18 घंटे। तो जो जनरल जो तनख्वाह मिलती है वो होती है कुछ $8 घंटे या 12 घंटे। तो मान लो आपको $10 घंटे की या $12 मैक्सिमम घंटे की जॉब मिल गई है। ठीक है, $12 घंटे की जॉब, 12 टाइम्स, तो 40 घंटे जॉब करते हैं बंदे, तो हफ्ते की पगार हो गई $480। ठीक है, लेकिन $480 आपको पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि टैक्सेस कटते हैं इसमें हर हफ्ते के पे चेक में। तो लगभग $80 जो है टैक्सेस में जाएंगे, एटलीस्ट $80। तो आपके पास बचे कितने, $400। ठीक है, डिपेंड करता है किस स्टेट में आप हो। तो आपके पास $400 बचेंगे। हो सकता है थोड़े से ज़्यादा ही टैक्स कटें, लेकिन $400 हम इसके लिए लगा के चलते हैं। $400 हफ्ते के, तो महीने के कितने हो गए, $1,600। ठीक है, तो आपको मिल रहे हैं $1,600 महीने के। यहाँ पर $1,600 आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, हम एलाबामा में सोच रहे हैं। बाय द वे $1,600 अगर आपकी मंथली सैलरी है, इसका मतलब है आपकी $1,600 टाइम 12, इसका मतलब आपकी 19,200 या फिर 20,000 सैलरी है। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से भी चलूँ 30,000 के हिसाब से, तो हम 30,000 के हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों को इस तरह का ही पगार मिलती है, तो मैं 30,000 कर देता हूँ। ठीक है, भागा 12, यानी कि $2,500, $2,500 भागा 4, 625। ठीक है, $2,500 मान लिए। अब हम अलाबामा का देख रहे थे, ये अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। हम अलाबामा का देख रहे थे, तो हम मकान ढूंढते हैं अलाबामा में देखने के लिए। अलाबामा सिटी रेंट के लिए। ठीक है, अलाबामा सिटी, अलाबामा। बर्मिंघम अलाबामा एक जगह है जो पास में है, तो बर्मिंघम अलाबामा में हम मकान देखते हैं। हमको रेंट के लिए चाहिए, अभी तो हम ख़रीद नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी इतने पैसा नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर रेंट मुझे कितना चाहिए, एटलीस्ट मेरा तो एक बेड से हो जाएगा, राइट। एक बेड का घर ले लिया और एक बाथरूम का। एक बेड, दो बेड, दो बेड, तीन बेड, दो बेड, एक बेड, $725 का। ठीक है, मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। 725 का मुझे ये मकान मिल गया। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हाउसिंग में 725। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जिस जगह में मकान है, यहाँ आप गोली खाओगे क्या, क्या करोगे। तो इसको हम पहले सर्च कर लेते हैं एरिया कैसा है और यहाँ पर क्राइम कैसा है। हीट मैप सिटी। ठीक है, हीट मैप, क्राइम मैप बर्न। तो हमेशा अमेरिका में तो सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि वहाँ का क्राइम देख लो, क्योंकि क्राइम सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका में। ठीक है,
इसमें आ नहीं रहा है। Okay. Birmingham has a livability score of 62, which is considered below average. ठीक है. Crime rates are 147% higher than the Alabama average. Cost of living 10% lower. तो ये बता नहीं रहा है खैर कि क्राइम कैसा है यहाँ पर. तो ओके, ये रहा बर्मिंघम एलबामा क्राइम. मर्डर 88 इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है. पर 1000 पीपल में 41.8. ठीक है, बर्मिंघम में. वायलेंट क्राइम 1912. वायलेंट क्राइम 4000 रिपोर्टेड. burglary, theft, vehicle, property crime 219% higher than the national average. Birmingham में violent crimes are 402% higher than the national average. In Birmingham, you have 1 in 13 chances of becoming a victim of a crime. It's safer than 1% of the cities in the United States. Year over year crime has increased 1%. तो अगर आप इस जगह में रह रहे हो तो ये डेफिनेटली ये पॉसिबल है, आपको क्राइम फेस करना ही पड़ेगा. लेकिन हम अपार्टमेंट भी सस्ता ले रहे हैं. सस्ते का मतलब है, इसको अमेरिका में गेटो बोलते हैं, और गेटो का मतलब है जहाँ पर गरीबी, पॉवर्टी और क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज़ होते हैं, उनको गेटोज़ बोलते हैं. ठीक है. तो अगर मैं हूँगा, मैं थोड़ा सा पैसा और दे दूँगा. ज़्यादा पैसा मतलब यानी कि थोड़ा सा सेफर नेबरहुड. और ज़्यादातर डाउनटाउन जो होता है वो हमेशा, ये डाउनटाउन एरिया लग रहा है. डाउनटाउन का मतलब है क्राइम ज़्यादा. लोग सबर्ब्स में रहते हैं, इस वजह से सबर्ब्स में थोड़ा क्राइम कम होता है और इतना वो चीज़ें ज़्यादा नहीं होती. लेकिन प्राइस कम का मतलब डेफिनेटली क्राइम ज़्यादा है. डेफिनेटली क्राइम ज़्यादा है उस जगह में, या फिर वो एरिया गेटो है. ठीक है. ओके. तो मैं डिसाइड कर देता हूँ एक मकान के ऊपर जो 1 बेडरूम है, और मैं क्योंकि मरना इतना जल्दी नहीं चाहता, तो मैं थोड़ा सा चाहे पैसा ज़्यादा दे लूँ, लेकिन मैं ढंग का मकान ले लूँगा. तो मैं ये वाला ले लेता हूँ. $1200 का है ये. लग भी रहा है थोड़ा ठीक ठाक है, इतना गंदा नहीं है. तो $1200 मैं इसमें खर्च कर दूँगा मैं, लेकिन बच जाऊँगा. ठीक है. अब 2500 मेरे को महीने के मिल रहे हैं, $1200 यहाँ पर मिल रहे हैं. ग्रोसरीज़ जो हैं मेरी महीने की, अगर मैं अकेला बंदा हूँ तो लगभग $100 की मेरी ग्रोसरीज़ हो जाएंगी. अगर मैं ढंग से बजट करूँ, लेकिन लगभग 150 तक मेरी ग्रोसरीज चली जाएंगी. अब बिल्स मुझे यहाँ पर क्या क्या देने पड़ेंगे, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें हीटिंग है, और डिपॉजिट 1200 देना है, और अपार्टमेंट वगैरह. ठीक है. तो बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर. तो ये 3 चीज़ें देनी होती है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल सर्दियों में कम रहता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है एसी की वजह से. इलेक्ट्रिक बिल लगभग, अगर अकेला 1 बेडरूम अपार्टमेंट है तो $60 से $50 तक का हो सकता है. और गैस का बिल भी $50 तक का, और वाटर बिल कुछ होगा $40-50 तक. तो लगभग मैं 150 बिल्स लगा रहा हूँ. और फ़ोन का बिल भी 50 है, तो $200 मैंने फ़ोन वगैरह सब कुछ मिला लिया. अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो गाड़ी जो है, गाड़ी अगर मैं ख़रीदूँगा उसका मंथली ख़र्चा जो होगा गाड़ी का, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस, किस्त जो जाती है, जो मैंने अभी टेम्प्रेरी ले रखी है, उसकी है $400. अगर मैंने पुरानी गाड़ी ले रखी है तो उसकी कुछ होगी $200 कम भी हो सकती है. तो हो सकता है मैं कम ले लूँ. तो लगभग गाड़ी की किस्त जो है, ढंग की गाड़ी हो जो ख़राब ना हो, बार बार रिपेयर ना करानी पड़े, उसकी किस्त लगभग $300 या $400 होगी. तो $300 मैं गाड़ी की किस्त लगा लेता हूँ.
और इंश्योरेंस जो है कम से कम 150-160, तो 450 में गाड़ी का लगा के चलता हूँ, प्लस गाड़ी में गैस यानी कि पेट्रोल जो है, अगर आप सिर्फ काम से घर आते हो तो इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा करते हो तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो लगभग मैं $100 में पेट्रोल का लगा लेता हूँ, तो 550, ठीक है। अब ये इसका कितना टोटल हो गया, 2100, 2100 हो गया टोटल अभी सो फार। और ये मैंने लंप सम लगाया है इन सब का। और ऑब्वियसली कभी कभी आपको कच्चा ख़रीदना पड़ेगा या फिर आपको टूथब्रश ख़रीदना पड़ेगा, एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस हैं, या फिर कभी आप बाहर खाओगे या कुछ भी करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं ईज़िली थोड़े बहुत हो जाते हैं, 150-200 कुछ ना कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो $2300, ठीक है। तो $2300 में आपके पास $200 बच रहे हैं यहाँ पर। तो ये लाइफ आप ऐसी जी रहे हो कि जिसमें आप सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से वापस घर पे आ रहे हो, ठीक है। तो अभी इसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इंक्लूडेड। हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दे, हो सकता है ना दे। काफ़ी एम्प्लॉयर्स देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, काफ़ी नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है इंश्योरेंस वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको देना पड़ेगा जेब से, और कभी कभी जेब से देना पड़ता है। और डेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलता है, कुछ एम्प्लॉयर्स देते हैं कुछ नहीं देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, विजन इंश्योरेंस, तो कुछ एम्प्लॉयर्स देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा ही आपका आउट ऑफ आपका एक कोपे होता है और कोपे आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका सैलरी का ब्रेकडाउन है, और ये मैंने रफली एक उस तरह का बताया है कि जिसमें आपको, आप एक सिंगल बंदे हो, आपके कोई खर्चे नहीं हैं इसके अलावा, और आप रह रहे हो। तो इस हिसाब से रह जाता है अमेरिका में। बाकी मैं और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शूट मी क्वेश्चंस, राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर। थैंक यू।